नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस विद जीएस बाजिया यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले कुछ समय से हमने राजनीति विज्ञान के संदर्भ में एक नया नवाचार, एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का इरादा किया है और उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रत्येक दिन, चाहे समय और परिस्थिति कैसी भी रहे, हमारे साथ रहे या हमारे प्रतिकूल रहे, लेकिन प्रत्येक दिन एक वीडियो देने का काम किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया, इसको हमने शुरू कर रखा है, जिसमें अब तक हमने बहुत सारे एक्ट का अध्ययन किया है। लास्ट वीडियो में हमने 1919 का एक्ट देखने का काम किया, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो हम आज बात करेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो आज हमारे टॉपिक की शुरुआत होने वाली है, वो कहाँ से होने वाली है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से करेंगे। एक्चुअल में 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत के इतिहास का अंग्रेजों के समय के दौरान आया सबसे बड़ा एक्ट था। बड़ा ही एक्ट इसलिए था क्योंकि ये एक्ट तब तक काम करता रहा जब तक हमने हमारा संविधान ना बना लिया हो और लागू नहीं हो गया हो, तब तक इस एक्ट ने काम किया। एक्ट में बहुत सी अच्छाइयाँ थी, बहुत सी इसमें कमियां भी थी, जिनका हम विस्तार से विवेचन करेंगे। पहले देखते हैं ये एक्ट आया किन परिस्थितियों में, यानी इस एक्ट की हम चर्चा करते हैं किसकी? पृष्ठभूमि की। 1935 का एक्ट जब भारत में आता है, उससे पहले कुछ भारत में जो घटनाक्रम है उसको देखते हैं। सबसे पहले भारत में एक कमीशन आता है जिसका नाम है साइमन कमीशन या साइमन आयोग, वर्ष 1928। ये जो साइमन कमीशन भारत में आता है, क्यों आता है? 1919 के एक्ट की समीक्षा करना इसका उद्देश्य था। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। सर जॉन साइमन उसके अध्यक्ष थे। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बॉम्बे से लेकर लाहौर तक पुरजोर विरोध किया। लाला लाजपत राय ने तो इस कदर विरोध किया कि उसको लाठियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से साइमन कमीशन 1928, भारतीयों ने इसका विरोध किया। जब साइमन कमीशन का विरोध किया तो तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने चुनौती दी भारतीयों को, भारत के बड़े राजनेताओं को, कि साइमन कमीशन बहुत अच्छा प्रावधान करने पर विचार कर रहा है, इसके सुझाव बहुत अच्छे होंगे, आप इसको लागू क्यों नहीं करवा रहे हैं? और यदि लागू नहीं करवा रहे हैं तो आप अपनी तरफ से कोई सुझाव दे दो, कोई मैनिफेस्टो बना दो या संविधान का कोई पार्ट बना दो जो हम लागू कर दें। भारतीयों से कुछ होता नहीं है, हम जो देना चाह रहे हैं उसको आप लेते नहीं हो। तो उस जो चुनौती थी बर्किनहेड की, उसको स्वीकार किया गया और स्वीकार करने का काम किया पंडित मोतीलाल नेहरू, और उन्होंने एक संविधान तैयार किया जिसको वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं, और वो तैयार किया और लागू उसको पेश किया। उस रिपोर्ट को कहते हैं, कौन सी रिपोर्ट? उसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। उसको किस रिपोर्ट के नाम से जानते हैं? नेहरू रिपोर्ट के नाम से उसको जानते हैं। वर्ष 1928 नेहरू रिपोर्ट पेश तो कर दी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के कारण ये सिरे नहीं चढ़ी, ये सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि जिन्ना ने अलग से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान के संदर्भ में 14 सूत्रीय मांग कर दी। उसके बाद एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और वो होता है लाहौर में, जिसे कहते हैं कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन 1929। ये जो लाहौर में अधिवेशन होता है, पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं और उन्होंने मांग कर दी कि अब हमें स्वराज नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग करना इस अधिवेशन के दौरान, ये भी 1935 के एक्ट की एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, एक नींव तैयार करते हैं। उसके बाद गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया भारत में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक दांडी
मार्च शुरू किया जाता है और 6 अप्रैल 1930 को अपने मिशन पर पहुंचकर हम कह सकते हैं नमक कानून को तोड़कर, नमक हाथों से बनाकर इस आंदोलन की फॉर्मल शुरुआत कर दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन से घबराकर अंग्रेजों ने लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। लंदन में कितने? 3 क्या आयोजित किए गए? गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और ये आयोजित हुआ 1930, 1931 और 1932। महात्मा गांधी ने सेकंड जो सम्मेलन था उसमें भाग लिया और उसी के बाद तत्कालीन जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन, उसके साथ 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं। और उसके बाद गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों की रिपोर्ट के आधार पर, हालांकि गांधी और कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं थे, डॉक्टर अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों सम्मेलनों में भाग लेते हैं और वहां दलितों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व भी लेकर आ जाते हैं, जिसको सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। तो इन सम्मेलनों के बाद ये जो पृष्ठभूमि थी, उनके बाद अंग्रेजी सरकार ने, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने एक व्हाइट पेपर जारी किया। क्या जारी किया? एक श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र का मतलब होता है सरकार के द्वारा किसी देश के लिए, अपने लोगों के लिए या किसी वर्ग विशेष के लिए अब तक क्या किया गया है, आज की प्लानिंग क्या है और भविष्य में वो क्या करेंगे, वो सारा का सारा एक प्रकार का मैनिफेस्टो हम कह सकते हैं, वो जारी किया गया श्वेत पत्र। तो इस श्वेत पत्र में ये प्रावधान था कि आने वाले कुछ ही समय में ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा भारत के लिए एक नया और एक बड़ा एक्ट पारित किया जाएगा। तो श्वेत पत्र के सुझाव के बाद भारत में एक्ट आता है, कौन सा? 1935 का एक्ट। 1935 का एक्ट बहुत बड़ा एक्ट था। 1935 का एक्ट हमारे वर्तमान संविधान का माइलस्टोन कहलाता है, नींव का पत्थर कहलाता है, क्योंकि लगभग 250 प्रावधान 1935 के एक्ट से या तो हमने एज इट इज या थोड़ा बहुत उनमें अमेंडमेंट करके वर्तमान संविधान में उसको शामिल किया है, इसलिए इसको माइलस्टोन कहते हैं, नींव का पत्थर कहते हैं। ये जो 1935 का अधिनियम था, उसमें कुल धाराओं की हम बात करें तो वो थी 321, भाग 14, अनुसूची 10। वर्तमान संविधान में अनुच्छेद 395, भाग 22, अनुसूची 12। तो ये इस 1935 के अधिनियम का एक मोटा मोटा एक खाका है। अब ये जो अधिनियम था, इसमें प्रमुख प्रावधान क्या थे, उनकी हम बातचीत करते हैं एक एक, 1 बाई 1। सबसे पहले हम बात करें 1935 के अधिनियम में उल्लेख नहीं था किसका? प्रस्तावना का, जबकि 1919 के अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रीएम्बल का उल्लेख था। उत्तरदायी शासन, भारतीयों की भागीदारी, सुशासन की स्थापना, क्रमिक शासन, ये उसका एक प्रीएम्बल था। लेकिन 1935 के अधिनियम की कोई प्रीएम्बल नहीं है, कोई इसकी प्रस्तावना का उल्लेख नहीं किया गया था। नंबर 1 बात। नंबर 2, 1935 के एक्ट में एक बहुत अच्छा प्रावधान करने का विचार था और उसको यद्यपि लागू करने का प्रयास भी किया, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया क्योंकि उसमें एक छोटी सी कमी और खामी रह गई कि हम बात करते हैं। इसमें कहा गया कि भारत में कौन सी व्यवस्था बनाएंगे? संघीय व्यवस्था लागू करेंगे, जिसको हम कहते हैं फेडरल सिस्टम, ये लागू करेंगे भारत। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जहां दोहरी सरकार होगी, ऊपरी लेवल पर सेंट्रल सरकार और निचले स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट, और ये दोनों मिलकर एक यूनियन बनाएगी। तो कुछ एक्सटर्नल मामले होते हैं, रक्षा, विदेश, संचार, इस तरीके से उन पर नियंत्रण हमारे यूनियन गवर्नमेंट का रहेगा और बाकी स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट रहेगा। तो संघीय व्यवस्था भारत में बनेगी, ये प्रावधान इसमें पहली बार किया गया। और इस संघीय व्यवस्था में शामिल कौन होंगे? इस संघीय व्यवस्था में शामिल होंगे प्रांत। कौन से प्रांत? ब्रिटिश प्रांत कहते थे उनको, ब्रिटिश प्रांत, और उस समय उनकी संख्या कितनी थी? 11। इसमें शामिल होगी रियासतें, जिनको हम कहते हैं देशी भारत या देशी रियासत। इसमें शामिल होंगे यूटी,
जिसको आज यूटी कहते हैं, उस समय उनको सी बोल सकते हैं, चीफ कमिश्नरी एरियाज उनको बोलते हैं। ये मिलकर क्या बनाएंगे, फेडरल बनाएंगे। एक्चुअल में देसी रियासतों के लिए एक प्रावधान कर दिया गया कि देसी रियासतें फेडरल में मिले या ना मिले वो रियासतों पर निर्भर है, इसलिए रियासतों ने इससे मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको लगा हमारा भविष्य, राजाओं का भविष्य और उनकी गरिमा इसमें शायद कम हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपने आप को इनसे क्या कर लिया, अलग कर लिया। जबकि प्रावधान भी यही था कि रियासतें अपनी इच्छा पर है, वो शामिल हो या नहीं हो, तो ये लागू नहीं हो पाया। अब देखिए, संघीय व्यवस्था जहां लागू होती है वहां शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र कौन सी शक्तियों का प्रयोग करेगा, राज्य कौन सी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो स्पष्ट रूप से इसी एक्ट में पहली बार किसका विभाजन किया गया, शक्तियों का क्या किया गया, विभाजन। और कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। 3 कौन कौन सी, एक विषय संघीय विषय जिसको कहते हैं संघ सूची, दूसरा राज्य विषय जिसको कहते हैं राज्य सूची, और तीसरा आपका हो गया समवर्ती सूची। संघ सूची में कुछ सब्जेक्ट रखे गए जिनकी संख्या थी 59, राज्य सूची में रखे गए उनकी संख्या 54 और समवर्ती सूची में 36। ये प्रावधान इसमें किया गया। ऐसे विषय जिनका तीनों ही सूचियों में उल्लेख नहीं है उनको कहते हैं अवशिष्ट विषय। लेकिन अवशिष्ट विषयों पर नियंत्रण होना चाहिए पार्लियामेंट का, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अलग प्रावधान किया और क्या किया कि जो अवशिष्ट विषय होंगे, कौन से विषय, अवशिष्ट विषय होंगे, उन अवशिष्ट विषयों पर नियंत्रण किसका होगा, गवर्नर जनरल का नियंत्रण होगा। किसका होगा, गवर्नर जनरल का अवशिष्ट विषयों पर क्या होगा, नियंत्रण। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हम कह सकते हैं। तो ये कुछ प्रावधान 1935 के एक्ट के थे। प्रस्ताव 29 में इसमें एक फेडरल सिस्टम को लागू करने का प्रावधान किया गया, इसमें शक्तियों का विभाजन करने का प्रावधान किया गया, और अवशिष्ट विषय किसके पास, गवर्नर जनरल के पास। आगे देखते हैं इसमें और क्या है, करते हैं चर्चा विस्तार से। इस एक्ट में जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, यानी आपका केंद्रीय विधानमंडल, उस केंद्रीय विधानमंडल में एक आमूलचूल परिवर्तन हम कह सकते हैं, या उसका किया गया पुनर्गठन। 2 सदन थे उसके, एक केंद्रीय विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद, ये नाम थे। आज इसको लोकसभा कहते हैं, इसको राज्य सभा कहते हैं। इसमें प्रावधान किया गया कि इसकी सदस्य संख्या होगी 375 और इसमें प्रावधान किया गया इसकी संख्या होगी 260। केंद्रीय विधानमंडल हमारा ऑलरेडी द्विसदनात्मक है, जिसको 1919 के एक्ट में बनाया गया था। अगर दोनों सदनों के मध्य कानून बनाने को लेकर, विधेयक पारित करने को लेकर या किसी अन्य प्रस्ताव पर कोई मतभेद होता है, विरोध होता है, तो उनको दूर करने के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रावधान भी इसमें किया गया था। हम कह सकते हैं सदनों के मध्य क्या होने पर मतभेद अगर हो जाता है तो कौन सी बैठक, जॉइंट सिटिंग का प्रावधान किया गया, संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें किया गया। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, हमने देखा 1919 के एक्ट में द्वैध शासन लागू किया गया प्रांतों में। अब हम बात करेंगे प्रांतों से द्वैध शासन को हटा दिया गया है, यानी प्रांत ये क्या है, स्वायत्तता। प्रांतों से अब रक्षित विषयों को हटा दिया गया है, इसलिए प्रांतों को स्वायत्त कर दिया। बहुत अच्छा प्रावधान था, लेकिन क्योंकि आगे देखेंगे एक पॉइंट, उससे ऐसा लगेगा कि सिर्फ नाम की स्वायत्तता थी, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं था। अब जो द्वैध शासन प्रांतों से हटाया, उस द्वैध शासन को लागू कहाँ कर दिया, प्रांतों से तो हटा दिया, और उसी द्वैध शासन को कहाँ लागू कर दिया गया, केंद्र में। तो केंद्र में कैसा शासन हो गया, केंद्र में शासन होता है द्वैध शासन, और वही द्वैध शासन में दोहरा शासन होता है। नियंत्रण हो गया गवर्नर जनरल का, और नियंत्रण हो गया भारत मंत्रियों का। नियंत्रण किसका हो गया, गवर्नर जनरल के पास में जो सब्जेक्ट होते थे उनको बोलते हैं रक्षित, और इनके पास जो सब्जेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं
हस्तांतरित, ये प्रावधान भी इसी में किया गया। हम कह सकते हैं प्रांतों में उत्तरदायी शासन हो चुका है पूर्ण रूप से, लेकिन केंद्र में अभी आंशिक उत्तरदायी है। द्विविध का मतलब केंद्र में कैसा उत्तरदायी है? आंशिक उत्तरदायी शासन है। ये 4-5 प्रावधान हमने और देखने का काम किया। नेक्स्ट इसमें हम बात करें संरक्षण और आरक्षण का प्रावधान। संरक्षण व किसका प्रावधान? आरक्षण का प्रावधान। ये इसका एक नकारात्मक पॉइंट है, यानी स्टेट में गवर्नर और सेंटर में गवर्नर जनरल संरक्षण और आरक्षण के नाम पर किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी मंत्री के डिपार्टमेंट में मन चाहे तरीके से इंटरफेयर कर सकते थे। एक प्रकार से ये प्रावधान गवर्नर और गवर्नर जनरल को क्या बनने का पावर देता है? स्वेच्छाचारी बनने का पावर देता है, यानी डिक्टर बन सकते हैं। एक प्रकार से स्वेच्छाचारिता का व्यवहार उनका हो सकता है। जो गवर्नर जनरल हुआ करता था सेंटर में, उसको बरकरार है क्या जारी करने का अधिकार है? शक्ति, वीटो, और दूसरा उसको क्या जारी करने का अधिकार है? ऑर्डिनेंस जारी करने का भी उसे पूरा क्या है? अधिकार इसी एक्ट के द्वारा है। प्रांत जो थे भारत के उस समय, उनको कहते थे ब्रिटिश प्रांत। कौन से प्रांत कहलाते थे? ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे। और उस समय इनकी संख्या कितनी थी? 11। 11 में से 6 प्रांतों को क्या बना दिया गया इस एक्ट के द्वारा? द्विसदनात्मक बना दिया गया। 11 में से कितने को? 6 को बना दिया गया द्विसदनात्मक। अब कौन से थे 6? जैसे हमने बहुत पहले बातचीत की थी, बंबई, मद्रास, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बंबई, मद्रास, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, और इसमें एक आपका आता है बिहार। जैसे आज भारत में 28 राज्य हैं, 28 में से 6 स्टेट ऐसे हैं जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल है। जैसे राजस्थान में नहीं है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, इस तरीके से। तो 6 स्टेट को, 6 प्रांतों को क्या बनाया गया? 11 में से 6 को द्विसदनात्मक बना दिया गया। ये वो 6 थे जिनको द्विसदनात्मक बनाने का काम इसी एक्ट के द्वारा किया गया। इस एक्ट के द्वारा हमने पहले देखा था 1919 वाले में ली आयोग बना, उसके सिफारिश के बाद 1926 में सीपीएससी बना। तो जो सीपीएससी था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका भी पुनर्गठन कर दिया। और सेंटर के साथ साथ अब राज्यों में क्या बना दिया गया? एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया। जैसे राजस्थान में आरपीएससी। तो ये कुछ प्रावधान और हमने देखे। नेक्स्ट इसमें और क्या था? इसमें 6-7 मुख्य मुख्य प्रावधान और हैं, अभी उनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। वीडियो हमारा लंबा हो सकता है, लेक्चर हमारा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अधिनियम भी बहुत बड़ा है। यही वो एक्ट है जिसके आधार पर बाद में भारत ने आने वाले 15 साल तक पूरी शासन व्यवस्था को रेगुलेट किया है। इस एक्ट के द्वारा भारत में एक नवीनतम एक नया कोर्ट बनाया गया, जिसको कहते हैं कौन सा कोर्ट? फेडरल कोर्ट। और ये फेडरल कोर्ट भारत में अस्तित्व में आया 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में। कहाँ आता है? दिल्ली में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 2 कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं। मॉरिस गवेर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट। तो इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर मॉरिस गवेर। 1937 में बना था। और यही फेडरल कोर्ट वर्ष 1950 जनवरी 28 को क्या बन जाता है? सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश इसमें होते हैं। मॉरिस गवेर फेडरल कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश था। और इस फेडरल कोर्ट में कुल मुख्य न्यायाधीश बने हैं कितने? 4।
चौथा इसका मुख्य न्यायाधीश था फेडरल कोर्ट का, वो था H.J. कानिया। कौन था? H.J. कानिया। और जब 1950 में इसी फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बना दिया तो उस समय H.J. कानिया ही भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले क्या बन गए? CJI बन गए। तो H.J. कानिया के संदर्भ में दो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फेडरल कोर्ट का अंतिम CJ H.J. कानिया, सुप्रीम कोर्ट का पहला CJI H.J. कानिया। इसको फेडरल कोर्ट ही क्यों कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ये सुप्रीम नहीं था, अपेक्ष नहीं था, उच्चतम न्यायालय नहीं था। इसके खिलाफ भी एक संस्था और हुआ करती थी, उस संस्था का नाम था प्रिवी काउंसिल, प्रिवी परिषद। और ये संस्था कहाँ होती थी? लंदन में होती थी। फेडरल कोर्ट से अपील यहाँ पहुँचती थी लंदन में, प्रिवी परिषद में। ऑब्वियस सी बात है, भारत के लोग लंदन पहुँचते नहीं थे और उनको समय पर न्याय मिलती नहीं थी, तो ये प्रावधान इसमें उन्होंने कर रखा था। इसको फेडरल कोर्ट बनाया, अच्छा प्रावधान था, लेकिन सुप्रीम क्यों नहीं बनाया, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हम कह सकते हैं। इसके द्वारा 1935 के एक्ट के द्वारा हमने पहले पढ़ रखा है भारत परिषद। भारत परिषद बनी थी 1858 में और उस भारत परिषद का इस एक्ट के द्वारा कर दिया जाता है अंत। लेकिन एक पद बरकरार रखा गया, वो है भारत का सेक्रेटरी, यानी कि भारत सचिव। अभी इसको, इस पद को बरकरार रखा गया है। नेक्स्ट, इसमें आज एक देश है म्यांमार, उसका नाम था पहले ब्रह्मा, जो था भारत में। उस ब्रह्मा को इस एक्ट के द्वारा भारत की टेरिटरी से क्या कर दिया गया? अलग, इसी के द्वारा कर दिया गया। नेक्स्ट, इस एक्ट में मताधिकार का क्या किया गया? विस्तार। जैसे 1919 में मताधिकार को बढ़ाया गया था, 1935 में इसको और ज़्यादा बढ़ाने का काम किया गया। तो ये कुछ 4-5 प्रावधान और इसमें, इस एक्ट में देखने को मिलते हैं। 2-3 प्रोविज़न और हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। एक और देखते हैं प्रावधान, वो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या? विस्तार। हमने देखा 1919 के एक्ट में और उससे पहले 1909 के एक्ट में क्या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। और वो जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी, उसको 1919 में और बढ़ाया और 1935 में भी उसको बढ़ाने का काम किया गया, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और लागू कर दिया। यानी इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का न केवल विस्तार रखा, कंटिन्यू रखा, यथावत रखा, बल्कि उसे और क्या दिया गया? बढ़ावा देने का काम इसके द्वारा किया गया। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे। हम कह सकते हैं ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, संसद, उसकी सुपरमेसी को क्या रखा गया? बरकरार रखने का काम किया गया। तो ये इसके कुछ प्रमुख प्रावधान थे। बहुत सी इसकी आलोचना है, सबसे बड़ी आलोचना हम कह सकते हैं यही, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को यथावत रखा, नंबर 1। संघीय व्यवस्था को लागू करना चाहिए था, अच्छा प्रावधान था, लेकिन उसमें रियासतों को स्वैच्छिक कर दिया, ऐच्छिक कर दिया, ये गलत था। संरक्षण और आरक्षण के नाम पर गवर्नर और गवर्नर जनरल स्वेच्छाचारी बन सकते थे, ये इसमें प्रावधान था। ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ये इसका नेगेटिव पॉइंट था। शक्तियों का विभाजन है, लेकिन वो संघ के पक्ष में ज़्यादा है। गवर्नर के पास में अभी वीटो और ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर है। गवर्नर के पास ही अवशिष्ट शक्तियां भी किसके पास है? गवर्नर के पास ही है। तो कुछ प्रावधान थे, लेकिन कुछ प्रावधान नेगेटिव भी इसमें हम कह सकते हैं, इसलिए इसकी कुछ कमियां हैं। और उसी के संदर्भ में पंडित नेहरू ने कहा है कि ये एक्ट दासता का घोषणा पत्र था। किसका? दासता का घोषणा पत्र। दासता का घोषणा पत्र का मतलब होता है कि भारत के लोगों को दास समझते हैं अंग्रेज, और उन दासों के लिए एक मैनिफेस्टो ये है।
इन्होंने कहा इस एक्ट को वैसे समझा जा सकता है जैसे बिना इंजन की गाड़ी जिसमें बहुत से ब्रेक लगे हुए हों। यानी पंडित नेहरू ने कहा है इस एक्ट को इंजन, क्या कहा है, इंजन रहित गाड़ी, इंजन रहित अनेकों ब्रेक वाली गाड़ी, इंजन रहित अनेकों ब्रेक वाली, क्या कहा है इसको, गाड़ी का है। मदन मोहन मालवीय ने कहा कि यह हमारे ऊपर थोपा गया है, लागू नहीं किया है। सी राजगोपालाचारी कहते हैं कि यह अधिनियम तो द्वैध शासन से भी क्या है, बुरा है। तो ये इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं ब्रीफिंग में क्या था 1935 का एक्ट, शॉर्ट एंड स्वीट देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करें इस एक्ट में किसका उल्लेख नहीं है, प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है। नंबर 2, इसमें कौन सी व्यवस्था की बात है, इसमें संघीय व्यवस्था को लागू करने का प्रावधान था। नंबर 3, इसमें कौन से कोर्ट की बात हो रही है, इसमें कोर्ट बनता है कौन सा, फेडरल कोर्ट की बात इसमें की जाती है। नेक्स्ट, इसमें शक्तियों का क्या होता है, शक्तियों का विभाजन की बात इसमें की जाती है। इसमें जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, कौन सी शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो किसके पास में होती है, गवर्नर जनरल के पास में रहती है। और इस एक्ट में एक संस्था हमारी हुआ करती थी भारत परिषद, उस भारत परिषद का क्या किया जाता है, अंत। जो केंद्रीय विधानमंडल है, केंद्रीय विधानमंडल, उनको क्या किया जाता है, पुनर्गठित किया जाता है, पुनर्गठन उनका किया जाता है। 375 और 260 उनकी संख्या होती है। जो राज्यों के विधानमंडल हैं, राज्य विधानमंडल जिनकी संख्या कितनी है, 11, उनमें से 6 को क्या बना दिया जाता है, द्विसदनात्मक इसमें बना दिया जाता है। इस एक्ट में मताधिकार का क्या होता है, विस्तार होता है। इस एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाता है। इस एक्ट में ब्रह्मा को भारत से क्या कर दिया जाता है, ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। सीपीएससी के साथ साथ प्रत्येक प्रांत में किसका गठन होता है, एसपीएससी का गठन होता है। केंद्र में दोनों सदनों के मध्य अगर विवाद होता है तो कौन सी बैठक का प्रावधान किया गया था, संयुक्त बैठक का इसमें क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। गवर्नर और गवर्नर जनरल को कौन सा पावर, संरक्षण और आरक्षण का क्या था, इसमें प्रावधान था। इसमें सुप्रीमेसी किसकी थी, इसमें संसद की क्या बनी हुई थी, सर्वोच्चता इसमें बनी हुई थी, संसद की सुप्रीमेसी इसमें बनी हुई थी इसी एक्ट में। तो ये था 1935 का एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण एक्ट जिसको हमने डिटेल से पढ़ने का काम किया है। आप इनको 1 बाय 1 अपने वीडियो को, इस लेक्चर को बार बार देखकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।